सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 4 क्या बताती है किताबें, इसका आगे का प्रकरण कहानी महापाषाणों की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने किताबों के बारे में पढ़ा था और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कब्र कि कब्र हमें क्या बताती है। इससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि हमारे भारत में 4 वेद हैं और उनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के माध्यम से हमने उस समय के शासकों का जीवन, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनका रहन सहन, उनका भोजन, उनके आवास और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले पशुओं के, मवेशियों के बारे में, और वो युद्ध में जो धन जीतते थे उस धन का क्या उपयोग करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और जिस समय इस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में यहाँ क्या घट रहा था। यहाँ तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो यहाँ पर क्या चल रहा था। तो आज हम इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो अगले पृष्ठ के हम चित्रों को अभी देख लेते हैं कि ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। तो महापाषाण का अर्थ होता है, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी एक बड़ा पत्थर। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो ये हमने मानचित्र 2 में पहले भी कुछ पुरास्थल, कुरनूल की गुफाएं, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो ये मानचित्र अभी हम दोबारा बाद में देखेंगे। अब हम अगले पृष्ठ के चित्रों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ एक ये चित्र दिया हुआ है, हम इसे ही देखेंगे। ये देखो आप, किसका चित्र है ये है महापाषाण का, जो कि इस तरह के महापाषाण ताबूत, शवाधान, जिसे हम क्या कहते हैं, शिष्ट भी कहते हैं। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल होता है, बड़ा सा सुराग, और जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता होता था। और ये जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये वो किस लिए लगाते थे यहाँ, ताकि चिन्ह बन जाते थे, उन्हें जाने के रास्ता याद रहता था, इसीलिए वो इन पत्थरों को यहाँ ऐसे लगाते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। तो देखो, जैसे ये गोलाकार में पत्थर सजाए हुए हैं ना, ऐसे, तो इनको पुरातत्वविदों को मिलते थे। और कई बार कोई अकेला खड़ा हुआ भी पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है, एक ही सबूत है कि ज़मीन के नीचे कब्रों को जो बताते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कामों की सूची बनाई उन्हें अब हमें क्रमबद्ध करना है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले खड्डे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे पहले वो कौन सा कार्य करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। तो इस तरह से इन्हें क्रम में हमें लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो वो खड्डा खोदेंगे, फिर मरे हुए को दफन करते हैं, उसके बाद वो शिलाखंडों को, यानी इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को ढोकर लाते हैं, और फिर इन बड़े पत्थरों का तराशना, ये काम अंत में होता है। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। एक खास प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे और जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। और इसके साथ ही कुछ लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने भी वहाँ मिले हैं इन कब्रों में।
तो ये देखो कि क्या क्या सामान मिला वहाँ से। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, और पत्थर और सोने के गहने। इसके बाद देखो कि कुछ चित्र और भी यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न और है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो नहीं, क्योंकि हड़प्पा के शहरों में किस तरह के औजारों का, किस तरह के धातु का उपयोग होता था? तो वहाँ होते थे पाषाण के। हमने पहले भी पढ़ा था पहले वाले पाठ में कि वहाँ पत्थर के औजारों का उपयोग होता था, और इस समय लोहे के औजारों का उपयोग होने लगा। ये देखो यहाँ चित्र में कुछ मिले हुए भी हैं कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं और घोड़े के लिए सामान है ये, और दाईं और कुल्हाड़ियाँ, और नीचे ये कटार भी दिखाई गई है। तो इसके बाद देखिए कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कि सभी समान थे? नहीं। तो कैसे पता लगता था इस असमानता के बारे में? तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो मानचित्र 2 पर हम पहले ब्रह्मगिरी को खोजेंगे। यह भी एक पूरा स्थल है, तो ये देख लेते हैं पहले हम मानचित्र 2, और इसमें हमें देखना है ब्रह्मगिरी। ये रहा, ये यहाँ पे जो हरे रंग का बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्रह्मगिरी। और इसी के बाद हम इस मानचित्र में इस इनाम गांव के बारे में भी पढ़ेंगे। ये ब्रह्मगिरी और ये इनाम गांव। तो इसमें देखिए कि ब्रह्मगिरी में क्या बताया है। तो ब्रह्मगिरी हमने अभी देखा, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन है ना। देखो एक कब्र में तो उन्हें सोने के सिक्के मिले, और यहाँ पर एक कब्र में सिर्फ ही मिट्टी के बर्तन। तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो इन्हीं से हमें पता लगता है कि लोगों की जो स्थिति थी वो भिन्न भिन्न थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। देखो इन्हीं से हमें पता लगता है कि जिस कब्र में सोने के मनके मिले शायद वो व्यक्ति अमीर होगा या फिर सरदार हो सकता है, और जिसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे जिस कब्र में, तो ये लगता है कि वो या तो गरीब होगा या उस सरदार के अनुयायी, यानी कि आम जनता, साधारण व्यक्ति भी वो हो सकता है। तो इस कब्रों के माध्यम से कि उस समय समाज में असमानताएं भी थी, इसके बारे में हमें पता लगता है। इसके बाद कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? हाँ, कैसे पता लगेगा अब हमें ये कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। तो वो यह बताते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान हैं, वो क्या काम करते थे? चिन्हों का, ताकि उन्हें रास्ता याद रहे कि हमें इस रास्ते से जाकर पोर्ट होल के दोबारा जाकर, और जहाँ पहले हमने एक शव दफनाया था वहीं अब ये बाद वाला शव भी दफनाना है, और जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। इसके बाद है आगे इनाम गांव, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अभी हमने मानचित्र 2 में देखा था इनाम गांव, और यह भीमा की सहायक नदी घोड़, उसके किनारे एक जगह है, और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को, वयस्क मतलब आपको मैंने भी बताया, वयस्क हमने पहले भी पढ़ा था राजनीति विज्ञान में कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे हम वयस्क मानते हैं, यानी बड़े लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो और दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को
5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था और बस्ती के बीच में ही उनका घर था। तो बस्ती के बीचों बीच उसका घर था। उससे हमें क्या पता लगता है कि इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला और शव के पैर क्या थे, मुड़े हुए थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी सरदार का शव हो सकता है? हाँ, हमें यह लगता है कि वो किसी सरदार का ही शव था। क्यों था? क्योंकि एक तो सबसे बड़े घर के अंदर उसका शव मिला, 4-5 कमरों वाला घर था और घर के बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच वो घर था। तो जिससे हम यह कह सकते हैं कि जो यह शव है वो किसी सरदार का होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अगर हम किसी कंकाल का यानी मरे हुए व्यक्ति के कंकाल का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें क्या पता लगता है? छोटे आकार के आधार पर हम एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं, यानी उस कंकाल का आकार कैसा है, छोटा। तो हम यह बता सकते हैं कि यह कंकाल है वो किसी बच्चे का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, यानी कि लड़का और लड़की के कंकाल में कोई फर्क नहीं होता। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ भी समस्याएं हैं, क्योंकि पुरुष भी आभूषण उस समय में पहनते थे। इसके बाद है कि कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है कि वो कंकाल है वो महिला का है या पुरुष का। इस बात की जांच हम कैसे करेंगे? तो इसकी जांच के लिए हमें उसकी हड्डियों की जांच करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं कि वो बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा वो है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये समझ कहाँ से आई? ये समझ आई कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक पुस्तक भी लिखी। तो चरक संहिता नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो एक चिकित्सक थे, उनका क्या नाम था? चरक। चरक ने अपने ही नाम से एक पुस्तक लिखी, चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 360 हड्डियाँ। लेकिन यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आजकल की जो हमारा शरीर विज्ञान है वो ये कहता है कि एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और जो चिकित्सक चरक थे उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि एक मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। तो देखो उन्होंने कितनी ज़्यादा बताई है ना। तो शायद उन्होंने चरक ने क्या किया होगा, अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। तो तुम्हारे अनुसार एक प्रश्न और है, ये आपको बताना है कि शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। तो शायद चरक ने किसी शव की चीर फाड़ की होगी और चीर फाड़ के बाद उन्हें पता लगा होगा कि एक व्यक्ति में कितनी हड्डियाँ होती हैं। इसके आगे है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, कि वहाँ के जो लोग थे उस गांव के आसपास के वो क्या करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरन,
कृष्ण मृग यानी काले हिरन, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। देखो कितने जानवर हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी इकट्ठी की जाती थी। इसके आगे देखिए कि अन्यंत्र, ये तो हमने पढ़ा हमारे भारत के बारे में। जब हमारे भारत में ऋग्वेद और कब्रों का अध्ययन हो रहा था इतने सालों पहले, तो उस समय भारत के अलावा दूसरे देशों में, विदेशों में क्या हो रहा था। तो सबसे पहले तो एटलस में चीन को देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ये विश्व का मानचित्र है। ये है जो आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये चीन का यहाँ पर चीन है और ये हमारा भारत। तो भारत के इस उत्तर पश्चिम में तो ऋग्वेद की रचना हो रही थी और दक्षिण भारत में और उत्तरी पूर्वी भारत में जो महापाषाण का चल रहा था, कब्रों का दफनाया जाता था शवों को। तो उस समय यहाँ चाइना में क्या हो रहा था, तो ये देख लेते हैं हम कि लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। देखो हमारे यहाँ तो पांडुलिपियाँ चलती थी, जो कि बुर्ज नाम के पेड़ से उनकी छाल को सुखाकर एक विशेष प्रकार से तैयार करते थे। और चीन में देखो क्या करते थे, लिखने के लिए वो हड्डियों पर लिखा करते थे। तो इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि ये हड्डियाँ भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ही ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में रहते थे। चीन के राजा शहरों में महल बनाकर बड़े बड़े महल बनाते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन मिले थे। देखो अपने यहाँ लोहा चल रहा था और उस समय वहाँ चीन में कांसा चल रहा था, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, यानी उन्हें लोहे का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो एक प्रश्न और है कि ऋग्वेद के जो राजा हैं और चीन के जो राजा हैं, इनके बीच में कोई एक फ़र्क बताना है। वैसे तो फ़र्क काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक फ़र्क ये है कि जो चीन के राजा थे वो शहरों में महल बनाकर रहते थे और उन्होंने काफ़ी धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। लेकिन जो ऋग्वेद के राजा थे वो बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे और ना ही उन्होंने धन को इकट्ठा किया था। उन्होंने, आपने अभी पढ़ा था, याद होगा कि ऋग्वेद के जो राजा थे वो युद्ध में जो धन जीतते थे वो थोड़ा बहुत अपने पास रखते थे और कुछ धन पुरोहितों को देते थे और उसके बाद शेष बचा हुआ धन वो क्या करते थे कि जनता में बांट देते थे। तो देखो कि कितना अंतर आता है, हमारे यहाँ क्या चल रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में और उस समय चीन में क्या चल रहा था। तो इस तरह से देखिए कि ये हमारा पाठ है जो आज पूरा होता है और इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।